देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ईद का चांद, कोरोना का दंगल और वैशी इजराइल, ये हैं वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हम भी अजीब कौम हैं, कवानीन की खिलाफवर्जी करने को अपनी चालाकी और काबिल फ़ख्र कारनामा समझते हैं। जहां डंडा हो वहां अच्छे बच्चे और जहां नरमी हो वहां चोर रास्तों की तलाश शुरू कर देते हैं। कानून पे अमल ना करने के बहाने तराशते हैं। हुकूमत ने हमें बचाने के लिए ईद पर लंबा लॉकडाउन किया तो हमारी तो जान पर ही बनाई। हुकूमत ने फौज बुला ली, पुलिस भी आ गई, मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन सब मिलकर भी इस कौम से पूरी तरह कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई तो आम गाड़ी वालों ने अपनी कारों को दिहाड़ी के चक्कर में टैक्सियां बना लिया। दुकानें खोलने पे पाबंदी लगाई तो ताजरों ने शटर डाउन शॉपिंग मुतरफ करा डाली। होटलों में बैठकर खाना मना किया तो हमने होटलों के बाहर अपनी गाड़ियों को दस्तरखान बना डाला। ईद के चांद पर खूब झगड़ा चला और रात 11 बजे जब अचानक ईद का ऐलान हुआ तो लोग आदत से मजबूर होकर मार्केटों में शॉपिंग के लिए पहुंच गए और जी भर के शॉपिंग की। ईद पर गले ना मिलने का कहा गया, लेकिन लोगों ने ये कमी भी छोड़ना गवारा नहीं की। लोगों से अपने घरों में रहने की दरखास्त की, लेकिन ये दरखास्त भी लोगों ने मुस्तरद कर दी। सयाहती मकाम और पब्लिक पार्क्स बंद किए तो लोगों ने ग्रीन बेल्ट्स को ही तफरीह गाह बना लिया। ये ईद पर निकाले गए ना कुछ चोर रास्तों की ताज़ा मिसालें हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने और दूसरों की हिफाजत के लिए SOPs पर अमल भी किया। अब इस तवील लॉकडाउन और हुकूमती इकदाम से कोरोना का देखिए कुछ जोर तो कम हुआ है। सोचें अगर हम सब SOPs पर पूरी तरह से अमल करें तो कितने बेहतर नताइज इसके निकल सकते हैं। आज प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि हुकूमत आखिर शहबाज शरीफ को बाहर जाने से हर सूरत क्यों रोकना चाहती है। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हैं। सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब और सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हम सबकी ईद गुजर गई है। आपने देखा कि कोरोना की वबा के दौरान रमज़ानुल मुबारक में आप मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा में भी आपने अपना रमज़ान गुजारा है, तो कैसे एहसासात थे आपके और उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए क्या दुआएं की आपने, और क्या नेक शुगुन नहीं है कि पूरे मुल्क में एक साथ ईद मनाई गई है? आइंदा भी यकजहती इसी तरह कायम रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि बिलाशुबा ये सआदत के लम्हात थे और इससे ज़्यादा किसी मुसलमान के लिए सआदत क्या हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी हाज़री को कबूल फरमाए कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा में हमें दाखिल होने का मौका मिला, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने का मौका। और हकीकत बात यह है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने जो इंतज़ामात कोरोना के हवाले से किए और जो हमें बताया गया कि तकरीबन इस साल में कोरोना की वबा के बावजूद 1 करोड़ से ज़ायद लोग बैतुल्लाह में और यानी हरमैन शरीफैन में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में आए हैं, लेकिन एक केस भी कोरोना का जो वहाँ आए उनमें से कोई एक केस भी कोरोना का नहीं निकला। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान की वो आयत है जिसमें कहा गया वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो जाएगा उसको अमन मिल जाएगा। मुल्क में ईद एक दिन कराने में तो हमारी हुकूमत कामयाब हो गई, लेकिन जो SOPs कोरोना के हवाले से थे जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे, लगता है उसमें हुकूमत पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। सर, फौज ने भी देखें हालांकि कोशिश की, लंबा चौड़ा एक लॉकडाउन भी किया गया, मामूल से ज़्यादा छुट्टियाँ भी की गई हैं। क्या वजह लगती है ताहिर अशरफी साहब, क्या ये हुकूमत की जो आगाही मुहिम थी उसकी नाकामी है, या फिर हमने तहैया किया हुआ है कि हमने अपनी मर्जी करनी है चाहे आगे कुछ भी होता रहे? मैं आपको छोटी सी बात अर्ज करूं कि हुकूमत जो मर्जी कर ले। हमारे यहाँ जो लाहौर जहाँ मैंने ईद पढ़ाई तो मैंने शुरू इससे किया कि अल्लाह का वास्ता है, हमारे लिए नहीं अपने लिए ही आप ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं, फासला है, इसके ऊपर खड़े हों आप ना। लेकिन बिल्कुल मेरे सामने 2 बुजुर्ग थे जो तकरीबन सफेद रीछ थे, 60-70 साल की उम्र के होंगे। मैंने 4 बार उनके पास रजाकार भी भेजे कि आप मेहरबानी कर लें, थोड़ा फासला कर लें, वो तैयार नहीं थे। आप जो हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि बात तस्लीम न करनी,
यही जब हम हरम में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, वहां बात मानेंगे। कोरोना शफी साहब, ये भट्टी साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप देख लें जो हाल है। अच्छा, आज मेरी खुशनसीबी है कि पहली दफा आमने सामने हम आए हैं और मैं बड़े अरसे से ये सवाल ताहिर अशरफी साहब के लिए लेके फिर रहा हूँ। अगर मोहसिन भाई की इजाजत शौक से करें ना चांद का सवाल तो नहीं। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ एक दो सवाल। सबसे पहले तो सर आपको मुबारक हो एक चांद और एक ईद की, नंबर 1। अब मुझे बताइएगा कि रात 11:30 बजे जब आपने चांद चढ़ाया, यानी मतलब ये कि चांद नहीं चढ़ा, मतलब चढ़ाया गया? नहीं, चांद आ गया ना। मेरे एक तो मेरी तलाश कर ली आपने। एक तो मेरी पंजाबी पे आप इस तरह कंफ्यूजन है इस पे। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि रात 11:30 बजे जब चांद चढ़े, समझ गए। पंजाबी में यही कहते हैं कि चांद चढ़ाए। अच्छा, तो चांद चढ़ गया तो फवाद चौधरी साहब जो वजीर इत्तलात हैं, जो नशरियात हैं, जिनका काम है हुकूमत का हमें बताना जी, उन्होंने एक चांद चढ़ाया हुआ था पहले कि उन्होंने फरमाया हुआ था कि आज चांद की कोई जन्मदिन ही नहीं है पाकिस्तान में। सही। आज चांद नहीं। इसका जवाब ले लें। हाँ, यानी मैं वो एक तरफ ताहिर अशरफी साहब कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं, मुबारक। अब बात बेसिकली ये कि एक चांद 2 मौक़िफ़, दोनों मौक़िफ़ हुकूमत के। एक चांद 2 मौक़िफ़, दोनों मौक़िफ़ हुकूमत के। चांद चढ़े या चांद नहीं चढ़े, तो इस पे आप सर क्या कहेंगे? भट्टी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि मैं ये बात कम से कम पिछले 10 साल से तो हर ईद पे ये मैच पड़ता है। मेरा जाती मौकफ तो ये है कि ये मामला वजारत साइंस और महकमा मौसमियात और इनके सुपुर्द कर दें, और उसके ऊपर आपने अगर उलमा से ऐलान कराना है तो 2-4 मेंबर आप बना दें, हर मकतबा फिक्र का एक वो उसको ऐलान कर दे। ये मेरा जाती मौकफ है, हुकूमत का नहीं जी। दूसरी गुजारिश जो आपने कही, ये जो चांद चढ़ा है या चांद देखा गया है, हमारा मौकफ ये है कि भाई आखिर खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलूचिस्तान वाले, ये भी तो हमारे पाकिस्तानी है ना। हम इनकी गवाही क्यों नहीं लेते? अगर झूठ बोल रहा है तो वो शेखुल हदीस जो कह रहा है मैंने चांद देखा, वो बोल रहा है ना सर। लेकिन साइंटिफिकली भी तो देखा जाना चाहिए, जांचा जाना चाहिए। एक बात सुनाए ताहिर शफी साहब, आपने अपने ट्विटर के ऊपर दूसरे दिन के चांद की पिक्चर लगाई सर। रुयत हिलाल कमेटी का जो फैसला हुआ उसको कैसे दुरुस्त कर सकती है सर? देखिए, चांद का फैसला चांद की पैदाइश से नहीं, उसकी रुयत पर होता है ना। तो चांद अगर, यानी कि चांद अगर पैदा हो गया तो उसका दिखना भी तो जरूरी है सर। 150 या 200 फर्द अफराद आपके वतन के, आपके मुल्क के, जिनमें उलमा है, मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, आम आदमी है, वो हलफ उठा के कहता है मैंने चांद देखा है, तो मेरे पास कौन सा इख्तियार है कि मैं उन 200 आदमियों को कहूं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो? अगर कोई फर्क नहीं, ये भी छोड़ दे। रोयते हलाल के होते हुए उनकी जरूरत क्या है किसी और की? रोयते हलाल आपने बनाई हुई है, वो किस लिए बनाई हुई? चांद देखना, ईद का करना, सवाल मैं भी उसके लिए सारा तनाजा हुकूमती सफों से उठा। फवाद चौधरी ने लोगों की जहन साजी की चांद के हवाले से कि 20-15 दिन पहले के 30 दिन का चांद होगा, और फिर रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद उनके ट्वीट्स देखे थे फवाद चौधरी के जो आ रहे थे। वही फवाद चौधरी साहब का मेरे वो बड़े भाई हैं, अजीज हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है लेकिन कोई। मेरी आप ही के समा के ऊपर वो कहते हैं 29 का चांद होगा। अब मुझे बताएं कि वो एक तरफ कह रहे हैं 29 रोजे, उसके बाद कहा 30 दिन का होगा, चांद नजर नहीं आ सकता। ठीक है, देखें मौसम बेग साहब का सवाल। आपसे चांद पे और भी बात करेंगे सर, बड़ा ये हर दफा का तनाजा होता है हमारे यहाँ पे चांद का। अशरफी साहब जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ लॉजिक है। अगर सारी के बगैर सुन लीजिए, बात यह है कि अगर सारी इनकी बात मान ली जाए कि बहुत दूर दराज से गवाहियां आई, लेकिन सारा कुछ ठीक होने के बावजूद आपने 11:15 साढ़े 11 तक क्यों इंतजार किया? एक बात। फिर जो मुफ्ती मुनीब साहब थे वो 10, 15, 20 साल रहे, उन्होंने बहुत मनमानी की, बहुत दफा कौम को रुलाया। अब ये जो नए साहब लाए, मैं बड़ा खुश था कि मुफ्ती मुनीब साहब गए हैं, नए साहब आए हैं, शायद कोई बेहतरी आ जाए। बेहतरी तो नहीं आई, वर्ष हो गया काम और खराब हो गया। वो तो 10 बजे ऐलान करते थे, भाई साहब ने 11:15 बजे ऐलान किया। तो देखना ये कि गवर्नमेंट क्यों कंफ्यूज होती है। अगर आपने ईद करवानी थी तो 8 बजे करवा देते यार, सारे लोग अपने अपने मुतमिन हो जाते। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने, दूसरी बात से पहले आपके ख्याल में फवाद चौधरी को बोलना चाहिए इस मामले में? यही बात कर, उन्होंने, आपकी बात सच है कि उन्होंने पब्लिक का माइंड बना दिया हुआ था। फिर ये जो आजकल स्मार्टफोन है, बच्चे भी निकाल लेते हैं कि
चांद की बर्थ कब है और चांद कैसे निकलेगा, ये सारी एप्स मौजूद है। मुझे भी नहीं पता था, मेरे बेटे ने मुझे बताया। तो साइंटिफिकली तो चांद नजर नहीं आ सकता था। एक बात, इसका मतलब है साइंस आपने हरा दी। और हमारे जो रोहित हिलाल वाले थे पसनी में पता नहीं कहां से वो चांद नजर आया, वो कहते हैं दरख्त के पीछे हो सकता है लटकाया हो। जो भी करें टाइमली कर देते। अच्छा बेग साहब, एक बात पूछूं, देखें हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बातें भी हो रही होती हैं ना कि जो हमारे यहाँ हुक्मरान हैं वो जुमे के दिन अगर ईद हो तो उससे भी घबराते हैं बहुत ज्यादा कि 2 खुतबे हो गए तो कहीं हमारी हुकूमत हिले जाएगी। तो क्या इस हुकूमत में कोई ऐसा वहम या कोई ऐसी कंफ्यूजन आपको पाई गई नजर? ये हो सकता है, ये वहम लोगों को होता है। इधर था मुझे तो नहीं पता, लेकिन जानी हुई तो एक खुतबा भी काफी है। नहीं, हम सारी बहसियत कौम ही तोहिम परस्त हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, कुछ अकलियत को निकाल के पूरी कौम तोहिम परस्त है। और ये जो और एक अयूब के दौर में खुतबा है। जी सर, एक सेकंड, एक जुमला कहने दें। ये 9 बजे ऐलान हो जाता और यहाँ 8:30 ऐलान हो जाता तो ये सारा कुछ जो बहुत सारा मलबा पड़ा है ये ना पड़ता। लेकिन वो चूंकि हमारा चेयरमैन भी बेचारा नया है और उसको थोड़ा सा दबाव भी होगा, लाजमी बात है। अच्छा माशाल्लाह, तरफ से था, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है। अशरफी साहब, बुजदार साहब भी सीख रहे हैं, नया है। इमरान हमारा वजीर आजम भी पहली मर्तबा है, हमारा चेयरमैन भी पहली दफा आया। मुझे चांस दे, मैं दूसरी मर्तबा हूँ। अब एक तरफ दबाव था कि नहीं जी गवाहियां तस्लीम नहीं करनी, चंद मेंबरान की राय ये थी और अक्सरियत की राय ये थी कि नहीं गवाहियों को तस्लीम किया जाए। तो अगर वहाँ 9 बजे अनाउंस कर देते तो मेरा ख्याल आज हम इस मौजू पे बात ही ना कर रहे हो। राइट, लेकिन तो भट्टी साहब, अल्लाह पाक खैर करे, हमारी अल्लाह करे आगे भी जाती राय अपनी दे दी। तनाज़ात के बगैर हम ये कोई मना सके सर। ईद देखो 2 हो यही था, शरीफ साहब ने खुद बयान कर दिया। जितने सवाल उन्होंने याद किए थे खत्म हो गए, कह रहे हैं मेरे से भी सवाल कर लो। नहीं सुन ले, साइंस के मुताबिक एक दिन गवर्नमेंट बता दे कि जी इस दिन इस टाइम चांद निकलेगा और बता तो रहे थे फवाद चौधरी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, लेकिन हतमी फैसला नहीं किया। कौम को तो तैयार कर दिया, ट्वीट खबरें लगी इतनी ज्यादा कि लोग मेंटली तैयार हो गए। मैं खुद, हमारा स्टाफ, हमने रात को अखबार प्रिंट करने होते हैं तो हमें पता था कि यार फ्राइडे वाले दिन रोहित के हिसाब से चांद देखना लाजमी है शरई तौर पे। सर देखें, फिर ये होगा ना कि आप बताएंगे तो फिर अगले दिन चांद नजर आएगा या उस दिन नजर आएगा जिस दिन का आप ऐलान करेंगे। अफ्तारी रखी हुई थी, लोगों ने बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था कि 30वां रोजा होगा। वो खुद कह रहे हैं मैं खुद तैयार नहीं था, घरों में जाना है, दूर दराज, अचानक ईद हो गई, फिर अचानक बाजारों में रश शुरू हो गया, अचानक ही सब कुछ हो गया। पंजाबी में मेरी दादी कहती थी अबाघत। कैसी अबाघत ईद? अबाघत ईद आपकी कैसी गुजरी फिर भट्टी साहब? यहाँ पे तो एक ईद हो, 2 हो, 3 हो, ये तनाजे के बगैर तो हमारी ईदें हो ही नहीं सकती ना। आपको पता है चांद के घर जाके बेगम से बेइज्जती हुई क्योंकि मैं कह रहा था कल तुझे वो एक आध चीज जो लेनी है वो ले लेंगे। उसने कहा ले ली कल, तुझे हुकूमत तो आप 11:30 के बाद ले जाते, चूंकि शॉपिंग तो हो रही थी, शटर नीचे थे, लोग तो अंदर कारोबार चल रहा था, बड़ा जबरदस्त स्टोर दरवाजे तलाश किए हुए थे, शॉप्स खुल गई थी सर, सारी शॉप्स खुल गई। अच्छा, मुझे नहीं फिर पता, मैं तो उस लॉकडाउन के चक्कर में खौफजदा हो गया। अच्छा, लॉकडाउन को देखा कैसे वैसे आपने? लोग तो खाते पीते रहे, ग्रीन बेल्ट्स पे इस्लामाबाद की देखा पिकनिक मना रहे थे। मेरे पसंदीदा हमारे वजीर आजम ने सयाहती मकाम आम लोगों के लिए बंद कर दिए, लेकिन वो खुद नथिया एतराज किया जा रहा है। वज़ीर ताहिर अशरफी साहब, अपने वजीर आजम से सवाल करना चाहता हूँ कि आज भी, कल मैं जाना चाह रहा था बच्चों को लेकर मरी का चक्कर के मरी, लेकिन नहीं गया। आज मुझे जब मैंने हेडलाइन देखी ना कि आज से ट्रांसपोर्ट खुल गई, कल से कारोबार खुलेंगे, आज अभी गया और चक्कर लगा के आया, लेकिन लंबे लंबा रश, लंबी लंबी लाइनें, लंबा लंबा सब कुछ वो छोड़। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता था कि वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ने इतनी बड़ी सादत दी, उधर वहाँ खाना काबा में उम्रा भी किया, सारा कुछ किया, खुश नसीब हैं, उसके बाद नथिया गली पे कौम के साथ क्यों नहीं? ये यानी क्यों उनके लिए पाबंदी? और फिर निक्की सी खबर भी लगवा देते ताकि हम जलते रहें, कुड़ते रहें, आर्मी चीफ जवानों के साथ हसद में मुब्तला रहे। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं ताहिर रशीद साहब से कुछ सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं मस्जिद में गया, मैंने 2 बुजुर्गों को अल्लाह के वास्ते दिए, मैंने रजाकारों को भेजा, और ये हमारा कौमी मिजाज है, और हुकूमत की बात तस्लीम ना करना। नहीं सर, ये नहीं है, ये हुकूमत कमज़ोर हुकूमतों की निशानी है, ज़ोफ़ जिगर की मारी हुकूमतों की निशानी है। हुकूमती रिट ना हो, मजाल है एक शुरता ऐसे दाखिल होता है, अल्लाह की बात नहीं है, अल्लाह की सबसे बड़ी, हमारे कुछ रवैये भी नहीं रवैये, हमारा मिजाज, वो जो ढिठाई है ना हमारे अंदर, वो खत्म नहीं होती है सर। अमेरिका में देख ले, जहां वो लाइन लगा देते हैं
वहां मजाल है कोई लाइन सेट यूरोप के सर बिलीव मी, पढ़े लिखे लोग यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बातें हो रही हैं, यहाँ के लोग कहाँ पारस बिलीव मी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, सारों की नहीं बात कर रहा। एक बंदे को एग्जाम्पल बनाए, मुझे एग्जाम्पल बनाए, मस्जिद में कोई एसओपी तोड़ते हुए मैंने, मुझे एग्जाम्पल वहीं बना दें। यही ना सयाहती मकामात पे पाबंदी लगा दी उन्होंने भी, ये पब्लिक पार्क्स के ऊपर लगा दी, लेकिन ये जो मोहसिन बेग साहब ग्रीन बेल्ट्स है, लोग यहाँ पे पिकनिक बनाना शुरू कर दिया। सर क्या करें, ये हमारा मिजाज है ना सर, और चोर रास्ते तलाश कर लिए। इसमें गवर्नमेंट का इतना कसूर नहीं है, अब सारा ब्लेम हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, कुछ कौमी और इज्तिमाई आदात हैं हमारी। बिल्कुल हमें खुद भी फॉलो करना चाहिए, खुद एहतियात करनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट यही कर सकती थी जिससे आपका कोरोना 3-4% नीचे आया। हुआ है, थोड़ा फर्क पड़ा है सर। मकसद ये है कि अगर आपने खुद अपने तौर पर एहतियात नहीं करनी, जो कि लोग नहीं कर रहे, और मैं समझता हूँ कि ये तबाही की निशानी है, ये वायरस इजी ना ले लोग इसको। बहुत से लोग बेचारे इसमें इफेक्ट हुए हैं, इसको बहुत एहतियात की जरूरत है। गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती, वेरी सिंपल। ठीक बात है, पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ उन्होंने अपनी हद तक तो जो दे सकते थे अवेयरनेस दी है, अगर हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कह रहे हैं ना, उस दिन 11:15 बजे शॉप्स खुल गई, हर शॉप पे, खासकर मिठाई वाली शॉप पे लाइनें, आप सोच नहीं सकते कि कैसी लाइनें थी। तो मकसद ये कि आप तैयार ही नहीं है मेंटली कि आपने ली उस दिन रात मिठाई। नहीं, मुझे जब पता चला तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बाबा लाइनें लगी हुई हैं, अदरवाइज आई गो अराउंड, सारी शॉप्स खुली थी। ओके, अच्छा सर, अब थोड़ा सा जरा आगे बढ़े। ताहिर रशफी साहब, एक और अहम इशू सर फलस्तीन का जो है, उसके ऊपर जरा अगर बात की जाए। सर, ये जो उम्मत मुस्लिमा के सीने में इजराइल नामी खंजर है, ये कब तक जख्म देता रहेगा? क्या अर्ज करूं, यहाँ सूरत हाल ये है कि हर इस्लामी मुल्क जो है जी वो अपने अपने मसाइल का शिकार है, दाखिली इंतशार का शिकार है। हम जो भी कहें, एक पाकिस्तान है और एक सऊदी अरब है, जिनके कोई सियासी या सफारती या और तिजारती रवाबित नहीं है इसराइल के साथ, बाकी सब के सब हैं। और अभी भी आप देख ले, इतना जुल्म सितम हो रहा है, इस पर कितने मुल्क हैं जिनकी कोई मुअस्सर आवाज आई हो या मुअस्सर अंदाज से बोले हों। एक पाकिस्तान बोल रहा है, एक सऊदी अरब है, तुर्की से आवाज है, लेकिन आपने कहा इखलाकी मदद की जानी चाहिए फलस्तीनियों की, अमारात के भी हैं, वो इखलाकी मदद कैसे की जा सकती है? मुझे पूछा गया कि क्या हम उन्हें माली इमदाद भेजें। मैंने कहा माली इमदाद से ज्यादा जरूरी है कि आप उनके साथ उनके लिए आवाज बुलंद करें। जिस जगह पे है, कोई सोशल मीडिया पे है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, कोई वैसे है, बजाय इसके कि यहाँ हम चंदे शुरू कर दें और फिर पता चले कि जी ये बेसिकली उसका एक हिस्सा लिया गया, दूसरा हिस्सा नहीं लिया गया। अगर वो भी वक्त आए तो वो भी हुकूमत के जरिए उनकी इमदाद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो हमारे भाई हैं, वो मजलूम हैं, वो इंसान हैं, लेकिन ये बेसिकली पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, सवाल का जवाब था, उसमें से एक हिस्सा कुछ दोस्तों ने, सर पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, और ये 1 करोड़ की आबादी वाला जो इजराइल है, ये 70 सालों से जुल्म सितम कर रहा है। वैसे कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो OIC अरब लीग है, ये किस लिए हैं तंजीमें सर? जो उम्मत मुस्लिमा है, ये किस मर्ज की दवा है? और एक हमारा वो मुस्लिम ममालिक का एक इत्तेहाद भी तो है ना, जिसके वो कमांडर इन चीफ भी हैं, क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? और ये भी बता दें कि वो इत्तेहाद है किस लिए, आपको बता दूं ताकि आज वाजे हो जाए जी। वो भट्टी साहब इत्तेहाद इसलिए बनाया जा रहा था और बनाया जा रहा है कि जो पहला समझ ले हदफ था कि जो मुस्लिम दुनिया के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जैसे दाश है, अलकायदा है, हमारे यहाँ TTP थी, इस सूरत हाल से जो है निपटने के लिए। लेकिन अभी तक वो इत्तेहाद तो एक अमली शक्ल जो है उसकी वो नहीं बन सकी है, अभी वो प्रोसेस में है। उसका पहला हदफ तो ये था कि ये जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का इस्लामी दुनिया दाखिली तौर पर शिकार है, इससे कैसे निपटना है। जो हमारे अंदर मुसल्लह फोर्सेस बनती चली जा रही थी, उसका पहला तो ये हदफ था। और अल्लाह करे कि वो कोई ऐसी अमली सूरत इख्तियार करे कि मुसलमानों का एक इत्तेहाद ऐसा हो जो खारजी सूरत हाल से भी जो है निपट सके। दूसरी बात जो आपने कही, मैं फिर वही कहूंगा कि मुझे आप 57 इस्लामी मुल्कों में से 10 बता दें जिन्होंने
10 भी नहीं मुझे तो नजर आते हैं कि जिन्होंने इसकी मजम्मत की बिल्कुल हो सही है और कोई फाल तौर पर किरदार अदा किया हो। सऊदी अरब ने OIC का आज अभी इजलास शुरू है, वो हंगामी तौर पे इजलास बुलाया है। हमारे वजीर आजम साहब ने फलस्तीनी सदर और शाह सलमान जो है उनसे बात की है, को जो अपना कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मुफाजात, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोहसिन बेग साहब, ये जो उम्मत मुस्लिमा की बात हो रही है और ये इतने टुकड़ों में जो बटी हुई है, क्या ये कुछ कर सकती है आपके ख्याल में? जैसे कि ताहिर अशरफी साहब भी बात कर रहे थे, और अगर नहीं कर सकती तो फिर मान लेना कि पहले हमारे मफादात आते हैं, फलस्तीनी जो है तो बाद में कहीं उनका जाके नंबर आता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। फलस्तीनियों के बेचारों के हक में या उनके मफादात या उनके जज्बात की नुमाइंदगी कोई इस्लामी मुल्क इस वक्त नहीं कर रहा। ज़बानी जमा खर्च बिल्कुल ठीक है, वो हमने भी किया, सऊदी अरब ने किया, तुर्की वालों ने बड़ा जोर ज़बरदस्त किया, लेकिन उनके मसाइल तो हल नहीं हो रहे। उसके लिए क्या कोई ठोस इकदाम किए जाने चाहिए? आया जो हमारी सुपर पावर्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में, अमेरिका है, अमेरिका तो कह रहा है वो सेल्फ डिफेंस में किया जा रहा है और वो मारी जा रहा है। मकसद ये है कि अभी तक तो इस्लामी ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं है। सर, हम कुछ कर सकते हैं वैसे कश्मीर के मामले पे अभी तक कुछ नहीं कर सके, तो क्या फलस्तीन पे? हमारे पास अगर वो वसाइल होते जो सऊदी अरब के पास हैं या अरब कंट्रीज के पास हैं तो शायद हम कुछ सोचते। हमारे तो अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, और फिर हमारा वहाँ का बॉर्डर और यहाँ का बॉर्डर हम कैसे जा सकते हैं? ये तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, सारे अरब कंट्रीज हैं, सारों के पास अंत पैसा है, अंत वेपन है। आप देखिए 45-40 बिलियन US$ पर ईयर वो डिफेंस पे, तो वो डिफेंस क्या फुलझड़ी है? कहाँ चलानी है आपने? चलाने जहाज खरीदते हैं, चलाने वाला कोई नहीं। तो मकसद ये है कि ये सपोर्ट जो है वो हम नहीं दे सकते। अगर ये पाकिस्तान करीब होता तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी कौम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम अल्लाह के फजल से जाके वहां लड़ते। तो आपकी बात से क्या डिफेंस करते कि ये जो वैशी ताकतें हैं, इनका जब दिल करेगा ये मुसलमानों का कत्लेआम करेंगी, और तो, जब तक इनका दिल नहीं भर जाता ये करती रहेंगी। पारस, अगर मैं आज सुबह उठा हूं तो फुटेजेस मैंने देखी हैं, मैंने अपनी वाइफ को नहीं दिखाई, इतनी खौफनाक है, इतनी खौफनाक है। वो आई डोंट नो कैसे आई हैं कि बच्चे का आधा धड़ नहीं है और बच्चा जिंदा है और ब्लड है और ब्लड ही ब्लड। मकसद ये है कि आपकी बयानात, आपकी मजम्मत, ये उनको हेल्प नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। आपने पूरी दुनिया में इतने इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर ये सारे इकट्ठे होके एक वॉइस करें और इसको कंट्रोल करना चाहिए, या उन बेचारों के लिए कोई आवाज इस सतह पे उठाई जाए। यूनियन से ना अक़वाम मुत्तहिदा से, वो सही कह रहे हैं शफी साहब, पहले कोई एक आध हमदर्दी में जहाज चला दिया जाता था, या कोई मजम्मत तक नहीं की गई है, तो और क्या करेंगे? नेतन्याहू ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, वो BBC पे मैं देख रहा था, उसने कहा कि अगर इफ एनी कंट्री इन्वॉल्व्ड उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब इतना माइट, इतना बड़ा दावा। और ये जो नेबर कंट्रीज हैं, आई डोंट नो क्यों दबे हुए हैं, इनमें शायद लड़ने की सकत नहीं है। पैसे आप वेपन्स पे इतने खर्च करते हैं, उन्हीं कंपनीज को देते हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो कम से कम कहीं ना कहीं आके आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है आज अगर बारी इस फलस्तीनियों की है, बिल्कुल सही बात तो है, कल सऊदीया की भी हो सकती है, कल जॉर्डन की भी हो सकती है, कल और की भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने इनका जो एक डिजाइन है ग्रेटर इजराइल का, वो खाली फलस्तीन तक नहीं है। तो मकसद ये है कि अभी अगर एक मर रहा है तो दूसरा कहता है मेरी तो शायद बारी नहीं आएगी, नहीं आपकी भी बारी आ जाएगी, थोड़ा टाइम गुजरेगा। रोने का मुकाम नहीं है कि जो हमारे मुसलमानों के इलाके हैं वो जेल बन गए हैं। आप देखें, इधर कश्मीर है, उधर फलस्तीन है, फिर बेबसी आप देखें दुनिया की, दुनिया खामोश है, ये जो लफ्ज है ना उम्मा का, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम बड़ी उम्मा की बात करते हैं, इस्लामी ममालिक में कहीं कुछ हो जाए, हमारे यहाँ जुलूस जलसे और आगे लग जाती हैं। उनको तो हमारी परवाह नहीं है, उनको हमारा ख्याल भी नहीं है, वो शायद हमें थर्ड ग्रेड मुसलमान समझते हैं। तो मकसद ये है कि अगर ये सारे इकट्ठे होते, और जैसा कि सऊदी अरब हमारा एक रोल मॉडल है, हमारा किबला वहाँ है, हमारा काबा वहाँ है, उनको वो लीडरशिप है इस्लामिक कंट्रीज की, उनको एज लेना है, उनको स्टार्ट लेना है, उनको लीड लेनी है। अगर वो खामोश है तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। इरशाद भट्टी साहब, क्या आलमी बिरादरी जिसकी बात हो रही है, हम सिर्फ उससे अपीलें करने के ही काबिल रह गए हैं, और वो आलमी बिरादरी जिससे हम कश्मीर पे बात करते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं, फ़लस्तीन पे करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है? सर, ये जो उम्मत मुस्लिमा की जो बात हो रही है, ये जो नारा लगा था, क्या मकसद है? हम कब तक अबाबीलों का इंतजार करते रहेंगे? 130 बच्चे, सिर्फ बच्चे फ़लस्तीन में
एक बच्चा, अल्लाह किसी का बच्चे को दुख ना दे, किसी को बच्चे का दुख ना दे, किसी माँ बाप को। एक बच्चे 130 बच्चे सिर्फ वो हैं जो अभी कैलकुलेट हुए हैं, कितने गए हैं कोई पता नहीं। एक बाप कह रहा था कि मेरे बच्चे के पास में रॉकेट नहीं था, उसके हाथ में लॉलीपॉप था, ईद के कपड़े थे, उसको क्यों मारा? क्या क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे? वो किधर गए? मोहम्मद बिन कासम तो राजा दहर तो औरतों की, और वो किधर गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के? वो एक मजलूम मुसलमान पर पूरे लश्कर इकट्ठे हो जाता था। फिर दूसरी बात है कि अब आ जाए उम्मत मुसलमा। उम्मत मुसलमा, सही कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब, कहाँ है उम्मत मुसलमा? कोई उम्मत मुसलमा नहीं है, ये बेवा उम्मा है। उम्मत मुसलमान नहीं, बेवा अम्मा, जो बेवा हंगामी इजलास में कोई 40 किस्म के खाने के बाद 50 किस्म के खूबसूरत खुनक माहौल में टोपे पहन के मेरे जो बुजुर्गान दीन बैठे और उन्होंने तशवीश का इजहार किया, और इतना बड़ा पेज उन्होंने टा मारा जाके इसराइल पे। नेतन्याहू सारा दिन घर से नहीं निकला कि इतनी उम्मत मुसलमान को गुस्सा आ गया। झूठे, फराडी, इनकी अपनी औलादें देखें, इनकी अपनी औलादें देखें, 80% कसीनो तो इनसे चलते हैं। ये इनके हमने मुकदमा लड़ना चाहिए। फिर आगे आ जाए OIC, अब तो यही हो गया OIC। ओ मैं समझा। अच्छा, फिर वो जिन्होंने तस्लीम कर लिया, शर्म आई उनको बेशर्मों को कि अब भी थोड़ा सा पीछे एक आ जाए। नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग कह रहे थे तस्लीम कर लेना चाहिए। उनको पिछले दिनों यही कैसी दलाइल दे रहे थे। अब उन्हें पता चल गया है सर कि इजराइल एक नाजायज रियासत और दहशतगर्द रियासत है। अब पता चला मैं तार रशवी साहब से क्यों सवाल कर रहा था। और जो लाइनों में लगे हुए हैं, छोड़ दें जिन्होंने तस्लीम किया, जो लाइनों में लगे हुए हैं अभी हबीबी करके। अच्छा, फिर आलमी ज़मीर किधर है मुझे बताएं? आलमी अकवाम किधर है? अकवाम मुत्तहिदा किधर है? यूरोप किधर है? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, 4 कुंगरू, 5 चिंपैंजी, 6 बंदर मर गए। सारा उधर मोमबत्तियां रख रहे हैं। मेरे मुल्क की मोमबत्ती ब्रिगेड किधर है? मेरे मुल्क की वो जो खवातीनो हजरात मोमबत्ती ब्रिगेड जो ईथन्स के नवा में एक गांव में हल्की सी होती थी। मेरी मलाला किधर है? मलाला यूसुफजई, नोबेल प्राइज है ना, उठे आवाज बुलंद करे, बयानात दे देते हैं। नहीं बयानात भी उस वक्त, जब तक सारे सेटिस्फाइड चारों तरफ हो जाए उस वक्त नहीं। मेरे बाकी सारे बड़े किधर हैं? अब ब्रेक ले लूं। और नहीं, आखिरी 2 जुमले किधर हैं सारे? वो मोमबत्ती ब्रिगेड मेरे मुल्क की, वो मेरी मलाला यूसुफजई, मेरे सारे बड़े, मेरे सारे ऊपर OIC तक। अच्छा, फिर बरतानिया, यूरोप जो इंसानी हकूक का सबसे बड़ा, यूरोप जो इंसानी हकूक सबसे बड़ा चैंपियन, चुप, यकीन करें। अच्छा, चुप। अच्छा, फिर बरतानिया, कुत्तों के हकूक, कुत्तों के हकूक। यकीन करें अगर कश्मीर में, शाम में, बर्मा में, लबनान में, यमन में, इराक में अमरीकी होते, ईसाई होते, यूरोपियन होते, बरतानवी होते, तो ये सारा अक़वाम आलम। 2 बंदे मरे थे, उन्होंने लीबिया से, अमेरिका ने क्या क्या नाकों चने चबवा के उससे मुआवजे लिए थे। यहाँ तो इंसानियत ही मर गई है। आप ठीक कह रहे हैं ताहिर रशवी साहब। जरा एक कमेंट इसी इशू के ऊपर कर दें सर। आपके ख्याल में फिर ये जो यकजहती के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, क्या ये करने से, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजलास बुला लेने से, या अभी OIC का इजलास बुलाने का जो मुतालबा हो रहा है और इजलास हुआ, उससे ये मसला हल हो जाएगा, या वक्ती तौर पर चीजें रुक जाएंगी और अगले साल फिर यही बर्बरियत शुरू हो जाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि जो भट्टी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी बहुत 90% बातें ये दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक। इजलास बुलाना या हमायत करना, ये तायीद करना, इससे बढ़कर ये जो उम्मा है या ये इस्लामी दुनिया है, आप एक मुल्क को ले लें कि उनके मसाइल क्या है। उनको दाखिली इंतशार इतना उनके लिए पैदा कर दिया गया है और बोझ उनके ऊपर इतना ज्यादा है, इसके ऊपर बड़ी बात हो सकती है। लेकिन अल्लाह करे, अभी OIC का एक इजलास हो रहा है, हंगामी जो बुलाया गया है, कोई आवाज। जी, जरा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जरा फिर आगे कुछ और इश्यूज को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा ताहिर रशवी साहब, अब जरा थोड़ी सी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उस पर जरा बात कर ली जाए सर। वज़ीर आज़म इमरान खान 2.5 साल से एहतसाब का नारा लगा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए रियासत मदीना जैसा। तो सर, क्या वो रियासत मदीना में तो हुक्मरान पहले अपनी ज़ात से एहतसाब शुरू करते थे ना, तो क्या ऐसे ही हो रहा है? चूँकि एक आम तासुर है कि कुछ मखसूस लोगों का एहतसाब किया जा रहा है सिर्फ। यानी आप चाहते हैं मेरा और अशरफी साहब का पहले हो?
जी होना चाहिए ना। अच्छा, मैं हाजिर हूँ। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह करें, यही कहलवाना चाह रहे थे। तो भट्टी साहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि करो तो सही कुछ। ये जो एहतसाब है, ये जो एहतसाब थोड़ा है जी। यहाँ हम मिसाल देते हैं कि सैयदना उमर से पूछा जाता है तेरा कुर्ता कैसे बना है, और यहाँ जनाब आप किसी को हाथ लगाएं, वो कहते हैं जनाब देखें हमारे लीडर को हाथ लगा लिया जी। और फिर आपके सामने है 20-20 साल गुजर जाते हैं, और कभी कहीं से एक मुकदमे का वो हमारे दोस्त फौत हो गए, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ करे और उनको जन्नत दे। हसन वसीम अफजल साहब वो बताया करते थे कि एक केस में हमारे एक सियासी लीडर ने 160 पेशियों में 120 पे मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा था कि जी वो बीमार हैं। अब 160 पेशियां कम से कम 10 साल तो लगे ही होंगे ना। ये सर कौन और था? फिर आखिर में एनआरओ हो जाता है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। लेकिन पता है यहाँ एतराज ये है कि फिर एहतसाब सबका करे ना, हाथ सभी को लगाया जाए। एहतसाब जो है वो बगैर तहकीकात और रेफरेंस के जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको 1-1 साल जेल में रखा जाता है, फिर उनकी जमानतें होती हैं, वो बाहर आते हैं। हुकूमती लोग क्या दूध के धुले हैं? सादिक और अमीन है कि इन पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी होते हैं, फिर भी जेल तक नहीं जाते ये। मैं ये कह सकता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर बहुत अल्लाह का करम है, एहसान है। मैं चाहता मैं अपने बच्चे भी इस मुल्क से बाहर रख सकता था, ले जा सकता था, खुद भी जा सकता था। अच्छा, मैं आपको इतना मैंने अमीर कभी नहीं समझता था। नहीं किया। 10 दिन बाद हम वापस अपने इस वतन इस प्रोग्राम के बाद एफबी वार वाले आ जाएंगे। भी आ जाए। मैं अमीर नहीं हूँ भट्टी साहब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, इतना काबिल जरूर हूँ कि मैं कहीं भी कुछ करके अपने बच्चों को पाल सकता था। कुछ हमें भी दो, हम हाजिर हैं जनाब। साढ़े करो दुआवा मिल सकती है। आज तो लग रहा है बेगसा प्रोग्राम में 2 ही लोग हैं, एक इरशाद भट्टी और एक ताहिर अशरफी। ताहिर अशरफी साहब एक बात मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूं। आपकी जाती राय क्या है कि मैंने ये शहबाज शरीफ के हवाले से बात करना चाह रही थी, वो उन्हें बाहर जाने देना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है, या आपके ख्याल में जरा उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए? क्या खूबसूरत लोग हैं यहाँ इस मुल्क में 40-40 साल हुकूमत कर ली है, लेकिन यहाँ कोई उनके इलाज के लिए ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना उनके लिए इलाज के लिए कोई बंदोबस्त है। तो ऐसे लोगों को यहाँ रहना चाहिए ना। ये हमारे लीडर है, ये मेरे साथ रहे। जो म्यू अस्पताल की जो है वार्ड में क्यों नहीं रहते? ये जनरल अस्पताल और सर्विस अस्पताल की वार्ड में रहे ना लोगों के साथ, क्योंकि ये तो हमारे लीडर हैं, ये हमारे कायदीन हैं। इन्होंने इस मुल्क को डिलीवर किया हुआ, अगर डिलीवर किया हुआ है इस मुल्क को, तो फिर यहाँ रहते हुए क्या मसला पेश आ रहा है? क्या यहाँ डॉक्टर जो है वो नालायक है सारे? जो बात ताहिर अशरफी साहब करें उसी को आगे बढ़ाती हूं मैं, क्योंकि शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया। शहबाज गिल ने कहा कि अमेरिका के एक मायानाज कैंसर स्पेशलिस्ट बुध को पाकिस्तान पहुंचे थे, और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि उनको मुआयना करवाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने अब तक ये जो पेशकश है इससे क्यों नहीं फायदा हासिल किया? चूंकि इलाज करा नहीं जा रहे थे ना वो बाहर। देखिए, मैं तो जिन साहब का आपने नाम लिया, मैं उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेता, ना ही जवाब देना चाहता हूँ। बहुत ही नामाकूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। बता दें हुकूमत इतनी मुतहरिक क्यों है शहबाज शरीफ को रोकने के लिए? क्या लेने जा रहे हैं वो लंदन से? वजह यह है कि जो गुस्सा या जो इंतकाम की आग प्राइम मिनिस्टर खान साहब के दिल में है वो कम नहीं हो रही 2.5 साल से, और उसकी वजह से उन्होंने पूरी कौम को इस आग के अंदर झोंक दिया, जिससे हमारी इकॉनमी तबाह हुई, हमारी सारी मईशत बैठ गई। मुल्क के हालात आपके सामने, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब को पर्टिकुलर देख लें, वो कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ का जो लीडर है वो पोटेंशियल कैंडिडेट होता है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। खान साहब को शायद ये समझ आई है कि कुछ हल्के शायद अपना हॉर्स चेंज करना चाहते हैं। अच्छा। और शायद वो जाके अपने भाई से जो भी पैगाम या अप्रूवल या जो डिस्कशन करना चाहते हैं उसको नहीं जाने, अना का मसला बना लिया। कोर्ट ने परमिशन दी है, आपको जाने देना चाहिए। जंग के दौरान घोड़ा चेंज करना चाहिए वैसे? मेरे ख्याल में करना चाहिए, क्योंकि घोड़े कई दफ़ा लंगड़े लुल्ले भी हो जाते हैं और उनसे चला भी नहीं जाता, वरना 2.5 साल में बंदा चल ही जाता है जितनी सपोर्ट उनको मिल रही होती है, चाहे टांगे ना भी हो तो। इस सवाल को एक और तरह ये पूछ लूं सर कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने में गवर्नमेंट और जो मुक्तदर हल्के हैं वो एक पेज पे हैं, या फिर एक साइड की हिमायत शहबाज शरीफ को हासिल है? बिल्कुल है और नहीं है, और इसका अमली मुजाहरा आप अगले हफ्ते देख लीजिएगा। खान साहब को और उसकी गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था, उनको कोर्ट ने परमिशन दी थी, आपको जाने देना चाहिए जी। तो ये अदालत की फिर इन्होंने जैसे नून लीग बिल्कुल की है, और आप देख लीजिएगा बिल्कुल बादियों नजर में वो तौहीन अदालत ही है। और अगर इनका
फड्डा पड़ गया अदलिया के साथ, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट आगे जाके बहुत परेशान होगी, इनको नहीं करना चाहिए। नून लीग का तौहीन अदालत की दरखास्त दे रही है इनके खिलाफ, तो ऐसा कोई आपको फड्डा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने खान साहब का दिमाग जो है वो पहले ही थोड़ा सा साइड पे था, इन्होंने और कर दिया और उसको बिल्कुल जाती दुश्मनी में बदल दिया। जातियात नहीं होती और जो सियासत है उसमें जज्बात नहीं होते। ठीक, वो ठीक है, मफादात की गेम है, मफादात इतना गुस्सा कि उनको जाने ही नहीं देना। भाई अगर चला जाएगा जला तो जाएगा। काका नवासी भी गए थे ना, आपने खबर दी थी कि वो उनको कहाँ से इजाजत मिली, तो शहबाज शरीफ को भी वहीं से इजाजत मिल सकती है। देखिए मिल सकती है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो चले जाएंगे और खान साहब बेहतर होता, ये गवर्नमेंट के लिए बेहतर होता कि जिस तरीके से कोर्ट ने, देखिए ना, कोर्ट को आप कहते हैं मैं इज्जत करता हूँ, मैं इज्जत एहतराम करता हूँ, तो आपने तो वही काम शुरू कर दिया जो बाकी लोग कर रहे थे कि अपने हक में डिसीजन आए तो ठीक, ना आए तो कोर्ट पे पड़ जाओ। मकसद ये है कि आप इतना आगे मत जाएं कि अपनी जो साख बची हुई है वो भी खत्म। का केस खोल रहे हैं, वो टाइम बार्ड सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराना केस है, वो डिसाइड हो चुका केस। शहजाद अकबर साहब ने कहा नए एविडेंस, उन्होंने कहा नया सबूत हो तो केस फिर खुल सकता है। ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे नया सबूत कैसे? केस तो वही है ना, 22 साल पुराना। आप इतना गुस्सा, इतना बुग़्ज़, खुदा के बंदो, जो काम आपके करने के थे, जो आप जिस मैंडेट लेके आए थे, उससे तो आपने सारे 2.5 साल लड़ाई झगड़े में गुजार दिए। आखिर आपने इस कौम को दिया क्या 2.5 साल में? सिर्फ ये कि 3 दफा शहबाज शरीफ को, फलाने को में भी फेल हो गए, फिर क्या होगा? एहतसाब फेल हो चुका है आपका। आप मुझे बता दीजिए कि सबको पकड़ने के बावजूद अभी उन्होंने कहा जी 7 अरब, फिर कहा 700 अरब जी। उनको शायद सिफरों का इल्म नहीं है खान साहब को, कोई उनके कान में बताता है 700 करोड़ कहना चाह रहे होंगे वो। देखे ना, 7 अरब और 700 अरब में बहुत फर्क है। शहबाज शरीफ अगर आप कह रहे हैं 700 अरब तो 7 अरब तो हो सकता है, 700 अरब नहीं हो। एक बात, आपका एहतसाब का बयानिया जितना भी आपने रोना डाला, 1 रुपया वसूल किया नहीं, बल्कि नैब ने इसी चक्कर में हमारे मुल्क के 4-5 अरब पे कर दिए। आपने एक क्वेश्चन नहीं किया शहजाद अकबर को, एक कि भाई ये पैसे कैसे गए, किसने दिए, ये नुकसान कैसे हुआ। रिंग रोड पे किसी ने कान में बड़ा शोर डाल दिया, रिंग रोड में कुछ भी नहीं है। एक बंदे की इंक्वायरी मानी कमिश्नर साहब की, जो कि डस्का में उठा के लेके गया था आरओस को। कह रही है बहुत बड़ा स्कैंडल है वैसे ये रिंग रोड वाला। नहीं, कोई स्कैंडल नहीं है, मैं लोकल हूँ, मुझे पता है कोई स्कैंडल नहीं है। ये रिंग रोड बननी चाहिए थी, लेकिन इनमें इतनी सख्त, इतनी औकात नहीं है कि ये एक ईंट लगा सके। इन्होंने प्रोजेक्ट तबाह कर दिया और खप डाल दीजिए 3 अरब 4 अरब। मतलब खान साहब को ये फिगर्स जो देता है ना कोई बंदा, वो जुल्म कर रहा है उनके साथ, और ये हुकूमत को ले बैठा है। चलें, प्रोजेक्ट तबाह होना भी तो स्कैंडल ही है सर। स्कैंडल नहीं है, ये जरूरत थी दोनों शहरों की। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, अगर किसी ने गपला किया मैं उसके हक में हूं, आप उसको पकड़ लें, लेकिन तुम्हें इतनी तमीज ही नहीं है कि तुम एक स्कैंडल को भी पकड़ सको, एक काम को भी पकड़ सको। एक ईंट नहीं तुमने लगाई 2.5 साल में। आपका इस पे कमेंट सर। शहबाज शरीफ मुफाहिमत के हामी, आपको पता है ना, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो रास्ता निकाल ही लेते हैं। क्या लगता है इमरान खान उन्हें रोकने में कामयाब हो गए? नून लीग तो कह रही है तौहीन अदालत कर दी इस हुकूमत ने। देखिए, पहली तो वही बात आपकी कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए, सब का एहतसाब होना चाहिए। और हम जैसे कहते हैं, बड़ी मेहरबानी इमरान खान साहब ने सारी रिपोर्टें पब्लिश करवाई। अद्वियात का भी सिरे चढ़ना चाहिए, आटा गंदम का भी सिरे चढ़ना चाहिए, चीनी का भी सिरे चढ़ना चाहिए, शुगर कमीशन का भी सिरे चढ़ना, तंबाकू का भी, पेट्रोल का भी, ABCD या FGH। एहतसाब इस मुल्क में मखौल, नैब मखौल, हवा जेलें मखौल, हवालातें मखौल, तफ्तीश मखौल, तफ्तीश मखौल, सवालात मखौल, जवाबात मखौल। यहाँ कभी हुआ है एहतसाब? कभी बता दें, हाउस ऑफ शरीफ कहती 3 मरतबा एहतसाब हुआ है। सबसे सख्त कब हुआ? जब परवेज मुशर्रफ था और ये बाहर चले गए। हमजा शहबाज वापस आया, 47 करोड़ रुपया या 47 लाख रुपया, माजर चाहता हूँ फिगर मेरे भी कमज़ोर हो गए, लेकिन वो जैसे भी जो भी थे वो अदालत के जरिए वो भी वापस ले ली। हुदैबिया तक बंद, सब कुछ बंद। अब ये है कि, और ये जो फितराने की आखिरी बात है, टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चला जाऊँ? छोटी बात कर। अच्छा, छोटी बात, ये मशवरा दिया अपने मुस्लिम उम्मा पे, बड़ा अपने एहसान किया। मशवरा शहबाज शरीफ बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? क्यों जल्दी उन्हें? क्या मियां साहब ने जो इनकलाब संभाल के रखा है वो लेने जा रहे हैं? बाहर भिजवाना चाहते हैं जो गारंटर था भाई का, जिसका भाई डिफॉल्ट कर गया है,
उस बंदे को इस कौम में जरा सा भी कुछ सोच है, शऊर है, वो पहले झूठा साबित हो चुका है अपने भाई के बारे में। उसको कहो कि भाई को वापस लाओ। 56 कंपनियां उस पे, 400 करोड़ लगाकर मैं एक बूंद साफ पानी का नहीं पहुंचा सका। उसके बाद रमजान, उसके बाद शुगर, उसके बाद विरासत, उसके बाद टीटियां, उसके बाद क्या कुछ नहीं है। अदालत ने इजाजत दी उनको। अदालत कह रही है। अब मैं अदालत के आगे 3 सेकंड के लिए खामोशी। ये मैं कहना चाहता था, लेकिन अपनी अदालतों की एहतराम में नहीं कहना चाहता। 3 सेकंड के खामोशी। ये सारा कुछ समझ जाएं। मेरे लिए अदालतें और हैं, अमीरों के लिए अदालतें और नहीं होनी चाहिए। हम सारों के लिए एक, और मुझे अपनी अदालतों पर मुकम्मल एतबार, मैं उनके साथ हूं, लेकिन सब के लिए अदालतें एक हों। ये मेरी आज की इसको आप कोई नहीं रोक सकते। क्यों लोग बातें करते हैं कान पुसियों में कि ये अदालतें, ये अदालतें, ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला, क्यों करते हैं बात? मेरी अदालत पे क्यों बात आए? मेरी जजेस पे क्यों बात आती है? इसलिए आती है कि आपके फैसले बोलते हैं बाद में। फैसलों पे मुझे भी बोलने का हक है। ऐसे फैसले नहीं आने चाहिए जिसमें लगे कि दो पाकिस्तान है। अब यही अदालतें अगर कह दें नवाज शरीफ को सजा दें, तो फिर अदालतों के खिलाफ बोला जाता है। अच्छा, फिर एक महीने आप सोचें, पीएससी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया था। मिनिस्टर कॉलोनी में जब आए, किसने बनाया? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को मैंने मजबूर कर लिया। फिर इमरान डर होगा ना कि मियां साहब ने जो इनकलाब संभाल के रखा है वो लाके मुख्तदर हलकों के हवाले ना जमा नहीं करवाए, मचल के जमा नहीं कराए। जमानत में तोसी हो गई, पहली जमानत के मचल के जमा नहीं। हिस्ट्री में अजीबो गरीब वो मैं कई मरतबा सुना चुका हूँ। 9 लाख का पान फरोश जब 5 दिन जेल में लेना था, 6 दिन रहा, मचलकों पे मोर नहीं लगी। तो ये मचल के जमाने के जमात, ये एस्टेब्लिशमेंट में कराया था। को बाहर जाने देना चाहिए। अच्छा, गारंटी नहीं जाने देना चाहिए। रोके खुदा के लिए। ये जो आज फितराने के चावलों की हम तंज कर रहे हैं, ये 1 बोरी भिजवाएं इनको भी, औसफ शरीफ 1 बोरी भिजवाएं जरदारी साहब और उनको, 1 बोरी भिजवाएं परवेज मुशर्रफ को। ये सारे बाहर 10-10 साल अगर शहबाज शरीफ बाहर चले गए वापस आएंगे? 10 साल हुकूमतें करके गए और इन एक अस्पताल, एक डॉक्टर, एक बेड, एक नर्स नहीं बना सके। वापस आएंगे भी गलत है। वापस आएंगे। सुने, मैं आपको पारस बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने 3 हॉस्पिटल बनाए। मैं जाती तो उसमें लेटे नहीं, उसमें इलाज करवा ले। सुन तो ले। उन्होंने ये कहा था मैं पूरे पंजाब को यूरोपियन अस्पताल बना। जरूरी ये नहीं है। मेरी सिस्टर बीमार थी सर, आप हुक्मरान, सुन लेना सर, आप हुक्मरान बाहर लेके गए। हमारे डॉक्टरों का हाल बड़ा बुरा है सर। तो डॉक्टर कैंसर का एक हॉस्पिटल है, सही करने थे। सर सुनते लेना वो सारा शहबाज शरीफ तो नहीं, शहबाज शरीफ की बात। अच्छा, 2.5 साल तो थे। मैं कह रहा हूँ परवेज दम है सर। मैं 2.5 साल से यही है ना, हुक्मरान को मैं इजाजत नहीं दूंगा। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, गलत है। मैं नहीं, 25,000 अस्पताल बना दिए, मैं मान लिया। पूरा मेरा घर भी अस्पताल में बदल दिया, ये भी मान लिया। उनका बहुत बड़ा क्रिटिक्स रहा हूं, लेकिन ये कह देना माना गलत है। मैं कह रहा हूं सारे अस्पताल बना। एक अस्पताल जिसमें शहबाज शरीफ लेट सके, नवाज शरीफ लेट सके, परवेज मुशर्रफ लेट सके, आसिफ अली जरदारी लेट सके, इनको हमने इसलिए हुक्मरानियां दी थी। साहब लेटे हुए कराची में नहीं, दुबई 40 फेरे दुबई वहां से करा रहे हैं, तो कंटिन्यूटी वहीं से। दुबई कराची में क्यों लेटे हुए? बाहर कोई जाने की इजाजत नहीं दे रहा। जिस दिन पहले दिन बाहर जाने की इजाजत दी दुबई। क्या ख्याल है शहबाज शरीफ चले गए वापस नहीं आएंगे भाई की तरह? भाई मैं कह रहा हूं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे एक इनको मिसाल इबरत सारों को बनाए अक्रॉस द बोर्ड, इनको नहीं जाने दें। आपके ख्याल में क्या ये हुकूमत ज्यादा देर तक शहबाज की परवाज रोक सकेगी? नो। चले जाएंगे, वापस आएंगे, बड़े जोरों से वापस आएगा। क्या साथ लेकर आएंगे? पटारी में क्या लाएंगे? देखिए, ये थोड़े से हालात बजट तक हैं। सुन ले, हालात बजट तक हैं। बजट के बाद आपको चेंजेस नजर आनी शुरू होंगी। एक चीज हकीकत है, आप लाख बुरा कहें शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, सारी अपोजिशन को, और भाई फिर आपने किया क्या है सर? ये आप तो आज भी वही बातें कर रहे हैं। टाइम खत्म हो गया, फिर कुछ कर लेना था। आखिरी मोहसिन बेग साहब और मैं इधर से शुरू करेंगे। इसी पे तो हम रोते हैं कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस ठीक नहीं, लेकिन इस पे क्यों रोएं कि जो ये खराब करके गए? ताहिर अशरफी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह ने